हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं। गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, उसके बाद हम पढ़े। एक तो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है, जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। याद रखना, जहां राइबोसोम वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, क्योंकि राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। अब बात आता था कि भाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से राइबोसोम्स किसके हेल्प से चिपका होता है, किसके हेल्प से अटैच्ड होता है? तो आंसर था राइबोफोरीन प्रोटीन। किसके हेल्प से? राइबोफोरीन प्रोटीन, है ना। तो ये सब आप पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी भी आप साथ में पढ़ रहे हैं, है ना। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। क्या पढ़ेंगे भाई? लाइसोसोम। इसको सेल में सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये क्या है भाई सेल का? ये है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, है ना। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये जो लाइसोसोम है इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे डी डुवे। क्या? डी डुवे। कौन दिया इसको डिस्कवर किया? बाय डी ड्यूवे। ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है? पूरे सेल को ही क्या कर जाता है? डाइजेस्ट कर जाता है ना। या सेल के अंदर जो स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल्स होते हैं या कोई पैथोजेन आता है उसको ये क्या कर जाता है? डाइजेस्ट कर जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले तो लाइसोसोम उसको वार्न करता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है या फिर सेल का जब ओल्ड एज हो जाता है, सेल रप्चर हो जाता है, सेल टूट जाता है, तो उसको वार्न करता है कि भाई संभलना है तो समझ जाइए। फिर भी अगर सेल खुद को रिकवर नहीं कर पाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहां से नहीं जाता है, तो सेल को अगर डेंजर लगता है, ठीक है, तो लाइसोसोम क्या होता है? अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है और लाइसोसोम के साथ पूरे सेल को क्या कर जाता है? वो डाइजेस्ट कर जाता है उसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। क्या? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। ये जो लाइसोसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। जो अभी तक हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स में दो सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, या कहें तो प्लास्टिड्स, क्योंकि हम देखे थे प्लास्टिड्स का मेनली तीन टाइप्स था, एक था क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। याद है ना। तो प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होता है। लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन, बोलो ना, बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है। ये क्या है? एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या? वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो गोल्जी बॉडी के पैकेजिंग से बनता है। कैसे बनता है? गोल्जी बॉडी का सिक्रीशन होता है। गोल्जी बॉडी में जो वेसाइकल्स होते हैं ना, अगर उसी वेसाइकल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा रहेगा तो वो क्या कहला जाएगा? लाइसोसोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? लाइसोसोम कहलाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे लिखेंगे दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर, बोलो ना, वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ वेसिकुलर स्ट्रक्चर formed by process of क्या? Process of packaging in Golgi body. Packaging in Golgi body. चलिए नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। ये जो लाइसोसोम होता है वो क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है। क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है। इस तरह का वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है, याद रखना। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। क्या? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है। इसके अंदर होता क्या है ना? लाइसोसोम के अंदर क्या होता है जो जिसके कारण लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहलाता है। इसके अंदर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या होता है? ये भरा होता है
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से फिल्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में हाइड्रोलेजेस आते हैं। क्या आता है भाई? हाइड्रोलेजेस आता है। क्या आता है? हाइड्रोलेजेस आता है। क्लियर? इस हाइड्रोलाइसिस में कौन कौन से एंजाइम आते हैं? अगर लिपिड को डाइजेस्ट करना है तो आता है लाइपेज। क्या आता है भाई? लाइपेज। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें होता है प्रोटीएज। क्या होता है? प्रोटीएज। लिपिड को लाइपेज, प्रोटीन को प्रोटीएज। अगर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना होगा तो इसके पास होता है कार्बोहाइड्रेजेस। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेजेस। न्यूक्लिक एसिड को अगर डाइजेस्ट करना होता है तो इसके पास होता है न्यूक्लियेजेस। तो अगर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है तो इसके पास होता है कार्बोहाइड्रेजेस। ठीक है? अगर न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना है तो इसके पास होता है न्यूक्लियेजेस। क्या होता है भाई? न्यूक्लियेजेस होता है। क्लियर? एक बात ध्यान रखिएगा कि प्लांट में, जनरली प्लांट में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। एक बार फिर से, हायर प्लांट्स में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। किसी किसी प्लांट सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट हो सकता है। तो सर लाइसोसोम अगर प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है तो प्लांट सेल में लाइसोसोम का फंक्शन कौन करता है? प्लांट सेल में लाइसोसोम का फंक्शन करता है कौन? वैक्यूल। कौन करता है भाई? वैक्यूल करता है। हाँ, फंजाई में आपको लाइसोसोम का नंबर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। किसमें? फंजाई में। लेकिन हायर प्लांट्स में लाइसोसोम का नंबर कम देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है। लोअर प्लांट्स में लाइसोसोम देखने को मिलेंगे, हायर प्लांट्स में लाइसोसोम देखने को नहीं मिलेगा। तो लाइसोसोम का फंक्शन कौन करता है? सेंट्रल वैक्यूल करता है। कौन करता है भाई? सेंट्रल वैक्यूल करता है। फंजाई में नंबर ऑफ लाइसोसोम अधिक होता है। क्या? फंजाई में नंबर ऑफ लाइसोसोम अधिक होता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये किस पीएच पे काम करता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या किस पीएच पे काम करता है? तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये एक्टिव होता है, एक्टिव ऑन एसिडिक पीएच। किस पीएच पे भाई? एसिडिक पीएच पे ये एक्टिव होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस पीएच पे एक्टिव होता है? एसिडिक पीएच पे एक्टिव होता है। तुमको पता है एसिडिक पीएच लेस देन, बोलो ना, पीएच लेस देन 7। नहीं, अगर पीएच लेस देन 7 रहेगा, 4.5, 4, 5 इस तरह से रहेगा तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव होगा। बेसिक पीएच पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव नहीं होता है, नहीं लाइसोसोम का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखते हैं? इन प्लांट सेल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इन प्लांट सेल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इन प्लांट सेल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या फंक्शन एज लाइसोसोम, फंक्शन एज लाइसोसोम। ठीक है? प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, वो लाइसोसोम के जैसा फंक्शन करता है। सो इन हायर प्लांट्स लाइसोसोम आर लेस फ्रीक्वेंट। सो इन हायर प्लांट लाइसोसोम आर लेस फ्रीक्वेंट। लाइसोसोम का नंबर उसमें कम होता है, बट नंबर ऑफ लाइसोसोम हाई इन फंजाई, बट number of lysosome high in fungi। फंजाई में नंबर ऑफ लाइसोसोम अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब बात आता है कि सर बैक्टीरिया में लाइसोसोम का फंक्शन कौन करता है? क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, और बैक्टीरिया में तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। तो बैक्टीरिया में लाइसोसोम का फंक्शन कौन करता है? तो बैक्टीरिया में लाइसोसोम का फंक्शन करता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। कौन करता है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। एक बार फिर से, कौन? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। यानी बैक्टीरिया में लाइसोसोम का एनालोगस क्या होता है?
पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है। ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है, देखो ये है, क्या है ये है सेल मेम्ब्रेन। क्या भाई, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है सेल वॉल। क्या होता है, सेल वॉल। और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होता है, ये क्या है भाई, बाहर वाला ये है सेल वॉल, और ये अंदर वाला क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। किसमें पढ़ रहे हैं, इन बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम का फंक्शन कौन करता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस करता है। ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस है ना, ये एनालोगस टू, बोलो ना, लाइसोसोम होता है। क्या होता है भाई, ये लाइसोसोम के एनालोगस होता है। क्या होता है, लाइसोसोम के एनालोगस होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम का फंक्शन कौन करता है। ऑप्शन में आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्या, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, तो यही आंसर जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं। ये जो लाइसोसोम है ना, ये हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या, हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स है। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब है ये अपना रूप बदलता रहता है जब लाइसोसोम फंक्शनिंग करता है। क्या, जब लाइसोसोम फंक्शनिंग करता है तो बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। क्या, बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। अब सिंपल सा बात है भाई, अब जैसे पुलिस को चोर को पकड़ना होता है तो पुलिस अपना वेश बदल के चोर को पकड़ता है ना। उसी तरह से लाइसोसोम अगर सेल में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ गया तो सेल को पहले वर्ड आउट करता है, लेकिन फिर भी अगर सेल नहीं समझ पाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं समझ पाता है, तो क्या कर देता है, वो उसको डाइजेस्ट कर देता है, मार देता है, लेकिन खुद के साथ मार देता है। समझ में आ गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स कौन है, क्या हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स कौन है, तो आंसर क्या जाएगा, लाइसोसोम्स। कौन है भाई, लाइसोसोम्स है। तो नेक्स्ट पॉइंट में इसको लिखिएगा, लाइसोसोम आर हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स। लाइसोसोम्स आर हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स, हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल organelles. Lysosomes are highly polymorphic cell organelles because during functioning वही लाइसोसोम को हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने फंक्शन के दौरान बहुत सारे फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज करता है। बहुत सारे फंक्शनल और अपने फंक्शन के दौरान बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज करता है। बहुत सारे फंक्शन के दौरान बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज करता है, इसके कारण इसको क्या कहते हैं, हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्लियर। तो लाइसोसोम्स आर हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स बिकॉज ड्यूरिंग फंक्शनिंग because during functioning lysosome have a different morphological and physiological state। क्लियर। तो बहुत सारे इसमें मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट आते हैं जब ये फंक्शनिंग करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाईली पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। पॉलीमॉर्फिक कहने का मतलब है इसका एक से अधिक रूप है, ये भेष बदलता है, अपना रूप बदलता है और तब ये फंक्शनिंग करता है। तो ये हुआ पूरा लाइसोसोम्स की बारे में। लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन है ये रप्चर करेगा या नहीं करेगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं।
लाइसोसोम रप्चर करेगा उसका मेम्ब्रेन या नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है कि भाई हमारे बॉडी में सेल के पास मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है या नहीं है। अगर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर का अमाउंट कम है तो लाइसोसोम आसानी से रप्चर कर जाएगा। समझ में आ गया? या मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर कम है तब भी लाइसोसोम आसानी से रप्चर कर जाएगा, या लाइसोसोम के पास मेम्ब्रेन लेवलाइजर का अमाउंट अधिक है तब भी लाइसोसोम आसानी से रप्चर कर जाएगा। यानी लाइसोसोम का मेम्ब्रेन रप्चर करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है कि लाइसोसोम के पास मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर या मेम्ब्रेन लेवलाइजर कितना अमाउंट में है। क्लियर? यानी लाइसोसोम का जो फंक्शनिंग है ये रप्चर करेगा या नहीं करेगा ये पीएच पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। किस पे डिपेंड करता है? पीएच पे डिपेंड करता ही है। अगर एसिडिक पीएच होगा तभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वर्क करेगा। क्लियर? उसके अलावा मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर और मेम्ब्रेन लेवलाइजर पे भी उसके अलावा मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर और मेम्ब्रेन लेवलाइजर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा लाइसोसोम, और उसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। लाइसोसोम के बाद एक होता है, बोलो ना, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर और दूसरा होता है मेम्ब्रेन लेवलाइजर। स्टेबलाइजर क्या है? वैसे सब्सटेंस है जो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। लाइसोसोम्स के मेम्ब्रेन को ये कोशिश करता है कि रप्चर ना हो। और मेम्ब्रेन लेवलाइजर वैसे सब्सटेंस होते हैं जो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को फ्रेजाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्रेजाइल बनाते हैं, जिसके कारण रप्चर, चांस ऑफ रप्चरिंग इंक्रीज हो जाता है। इसके कारण ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन लेवलाइजर के कारण। ठीक है? तो हम लाइसोसोम्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो क्या, लाइसोसोम के पास क्या है? मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है, और दूसरा लाइसोसोम के पास क्या है? मेम्ब्रेन लेवलाइजर। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर एंड मेम्ब्रेन लेवलाइजर। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर क्या है? मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर आर सब्सटेंस हाँ भाई, ये वैसे सब्सटेंस है जो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को रप्चर होने से स्टॉप करते हैं। ठीक है? तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर आर सब्सटेंस which stabilize the lysosome membrane and बोलना and stop its rupture thus prevent autolysis इसके कारण ऑटोलाइसिस रुक जाता है। एग्जाम्पल, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर का एग्जाम्पल क्या है? ठीक है? तो देखो, कोलेस्टेरॉल क्या हो गया भाई? कोलेस्टेरॉल। याद कीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्टेरॉल होता था जो क्या करता था? मेम्ब्रेन को, देखो जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लाइसोसोम का भी मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है, कंपोजिशन है ना, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है। और याद करो कि स्ट्रक्चर को मेम्ब्रेन मेंटेन रखने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में कोलेस्ट्रॉल भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, है ना। उसके अलावा क्लोरोक्यून, के अलावा कॉर्टिसोन, तो ये सब जो है ना ऐसे केमिकल्स हैं जो मेम्ब्रेन को, लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं, रप्चर होने से प्रिवेंट करते हैं। दूसरा है मेम्ब्रेन लेवलाइजर। क्या? मेम्ब्रेन लेवलाइजर, ये क्या है? मेम्ब्रेन लेवलाइजर आर सब्सटेंस which बोलो ना, which make up lysosome fragile, which make up lysosome membrane
मेकअप लाइसोसोम मेम्ब्रेन फ्रेजाइल। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को क्या बनाता है भाई, ये फ्रेजाइल बनाता है, फ्रेजाइल एंड इंक्रीजेस द चांस ऑफ ऑटोलाइसिस, एंड इंक्रीजेस द चांस ऑफ ऑटोलाइसिस, एंड इंक्रीजेस द चांस ऑफ ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस के चांस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर देता है। और ये क्या हो सकता है, एग्जांपल इसका देखेंगे, जो हार्मोन होते हैं ना वो इसका एग्जांपल होता है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, उसके अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई के, और यूवी रेडिएशन क्या होते हैं, मेम्ब्रेन लेवलाइजर का काम करते हैं। तो लिखेंगे प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, उसके अलावा विटामिन ए, डी, ई के, है ना। ये जो विटामिन ए, डी, ई के है, ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये भी मेम्ब्रेन लेवलाइजर का काम करता है। उसके अलावा यूवी रेडिएशन, क्या यूवी रेडिएशन, ये सब क्या है, मेम्ब्रेन लेवलाइजर का काम करते हैं। नेक्स्ट है अपना जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक लास्ट कंपोनेंट है, वो है क्या है, वैक्यूल। क्या भाई, वैक्यूल। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा वैक्यूल। लाइसोसोम में आपको याद रखना है कि भाई इसका पीएच, इसका जो एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये एसिडिक पीएच पे काम करता है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। लाइसोसोम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन है, डी डुवे। क्या भाई, डी डुवे। और लाइसोसोम क्या करता है, सेल को ले डूबता है। तो याद रखना, डी डुवे, ले डुवे, ठीक है। तो तुमको याद रहेगा कि क्लियर। उसके बाद मेम्ब्रेन लेवलाइजर, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, ठीक है। अगर याद रहे तो बढ़िया है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा आपको पेरिप्लाज्मिक स्पेस तो याद होना ही चाहिए। क्या, पेरिप्लाज्मिक स्पेस एनालॉगस टू लाइसोसोम। किसके पास होता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, बैक्टीरिया के पास। किसके पास, बैक्टीरिया के पास। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम वैक्यूल। क्या, वैक्यूल। तो देखो भाई, वैक्यूल जो है ना, वैक्यूल ये मेनली प्लांट में पाया जाता है। किसके पास पाया जाता है भाई, मेनली प्लांट के पास पाया जाता है। और ये प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेता है। क्या, प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेता है। देखो मान लो ये प्लांट सेल है, क्या है ये, प्लांट सेल है, और इस प्लांट सेल में 90% स्पेस कौन ले लिया, ये वैक्यूल ले लिया। यानी सेंट्रल पोर्शन पे कौन रह जाता है, वैक्यूल होता है। कौन होता है भाई, वैक्यूल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, इट कैन ऑक्युपाई अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। क्या, इट कैन ऑक्युपाई, इट कैन ऑक्युपाई 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल, ऑफ सेल। और कौन सा सेल, प्लांट सेल। यानी प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, वैक्यूल। वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। किसके पास, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। आपको पता है ये जो वैक्यूल है ना, वैक्यूल, इसका काम क्या है, इसका काम है जो भी वाटर है सेल के पास एक्स्ट्रा है, सैप है सेल के पास एक्स्ट्रा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इवन क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, सेल के पास अगर कुछ भी एक्स्ट्रा है तो उसको कहाँ पे भेज देना है, बोलो ना, वैक्यूल में भेज देना है। कहाँ पे भेज देना है, वैक्यूल में भेज देना है। जिसके कारण ये जो वैक्यूल है ना, वैक्यूल, इसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है। वैक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सैप है, कुछ अमाउंट में वाटर भी है, कुछ अमाउंट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अदर मटेरियल है जो प्लांट सेल के लिए यूजफुल नहीं है, वो सब प्लांट सेल कहाँ पे भेज देता है, बोलो ना, वैक्यूल में भेज देता है। यानी वैक्यूल प्लांट सेल का टेम्पररी स्टोरेज हाउस है। क्या 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 क्या, वैक्यूल प्लांट सेल का टेम्पररी स्टोरेज हाउस है। क्या, वैक्यूल प्लांट सेल का टेम्पररी स्टोरेज हाउस है। आपको पता है ये जो वैक्यूल है बहुत सारे मटेरियल को स्टोर करता है, जिसके कारण वैक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है और सेल का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैक्यूल concentration of वैक्यूल अधिक होता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
सेल जो है ना ये कम होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल कम होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैक्यूल अधिक होता है। बोलो भाई याद रहेगा, याद रखना है तुमको, ठीक है। आपको पता है वैक्यूल जो है ना ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। तो ये है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। जो सबसे खास बात है, ये तो टेम्पररी स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल है ही, किसका? प्लांट सेल का। उसके अलावा तुमको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई ये जो है ना सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है और इसके मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। क्या? मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल क्या कहलाता है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? टोनोप्लास्ट कहलाता है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट कहलाता है। क्या? टोनोप्लास्ट कहलाता है। क्लियर? अमीबा में बहुत सारे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, सॉरी अमीबा में कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, बहुत सारे नहीं, या एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो अमीबा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का काम करता है। किसका? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का काम करता है। याद रखना कि भाई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में क्या होता है? परमानेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट होता है। लेकिन बहुत सारे प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल टेम्पररी बनता है। क्या? फूड वैक्यूल टेम्पररी बनता है। ठीक है, चलो देखते हैं हमें ये सब क्लियर हो गया। तो अमीबा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में क्या ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये किसका काम करता है? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। किसका काम करता है? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का काम करता है। किसका? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का काम करता है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, क्या? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये किसमें होता है? अमीबा में होता है या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। इसको कहते हैं प्रोटिस्टा। ये इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन होता है। क्या? इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन होता है। क्या? इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन, या इसको कहते हैं इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। क्या? इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। बोलो भाई, ध्यान पड़ेगा। क्या? इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है। बहुत सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल बनता है, लेकिन फूड वैक्यूल टेम्पररी बनता है और फूड को इंगल्फ करने के लिए बनता है। फूड वैक्यूल को इस परमानेंट वैक्यूल से कंपेयर मत कर देना। देखो होता क्या है, ये हो गया अमीबा। क्या हो गया? ये अमीबा। अब अमीबा को कहीं दिखता है फूड। क्या? अमीबा को क्या दिखता है? कहीं फूड। तो ये अमीबा का स्यूडोपोडिया होता है। क्या होता है? स्यूडोपोडिया। ये जाता है फूड के पास और अपने स्यूडोपोडिया के हेल्प से ऐसे फूड कप बना देता है। क्या बना देता है? स्यूडोपोडिया के हेल्प से फूड के चारों तरफ अपने स्यूडोपोडिया से घेर देता है। ये बन गया फूड कप। क्या बन गया? फूड कप। देखो ये कप जैसा स्ट्रक्चर आ गया तो फूड कप बन गया। समय के साथ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अटैच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटैच्ड हो जाएगा इस तरह से। ये हो गया फूड और यहाँ पे फूड कैप का मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे अटैच हो जाएगा आपस में। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया टेम्पररी, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फूड वैक्यूल कहते हैं। अब अमीबा क्या करेगा? इस फूड पे बहुत सारे अपनी एंजाइम का सिक्रीशन करेगा। क्या करेगा? और इस फूड को इनसाइड द फूड वैक्यूल डाइजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा फिर बाहर निकाल देगा और जैसे ही इसको बाहर निकाल देगा फिर फूड वैक्यूल का कहानी खत्म हो जाएगा, डाइजेस्टेड फूड अंदर चला जाएगा। समझ में आ गया? तो फूड वैक्यूल टेम्पररी बनता है। क्या? फूड वैक्यूल टेम्पररी बनता है, याद रखिएगा। लेकिन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो एक्सक्रीशन के लिए होता है, जो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होता है, वो परमानेंट रहता है। क्या रहता है भाई? परमानेंट रहता है। क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई हमारे पास तो किडनी है, अमीबा के पास क्या है जो ऑस्मो रेगुलेशन करता है? आंसर चला जाएगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। क्या भाई? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, छोटा टॉपिक था दोनों, लाइसोसोम और वैक्यूल। इसको एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना है। नेक्स्ट अपना हम टॉपिक पढ़ेंगे राइबोसोम्स। क्या पढ़ेंगे भाई? राइबोसोम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स होगा अपना राइबोसोम। ठीक है। तो राइबोसोम्स
ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम अगले क्लास में, राइबोसोम। ठीक है, तब तक के लिए आप सेल्फ स्टडी कीजिए, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। जो सीट मिला है आप उससे क्वेश्चन बनाइए, उसमें क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं। मेन क्वेश्चन पे फोकस करना है, वो है प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन। क्या प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन, कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या टर्म रहता है क्वेश्चन का, समझना क्या ट्रेडिशन है क्वेश्चन पूछने का। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना एकदम मस्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।